गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएसटीसी फर्स्ट ईयर के पेपर एनवायरनमेंट स्टडी टीचिंग पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के अंतर्गत आज हम देखेंगे प्रयोग विधि। अभी तक हम लोगों ने जैसे सामुदायिक संसाधनों के बारे में पढ़ा कि अधिगम में सामुदायिक संसाधनों का काफ़ी महत्व है और शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए इन मतलब सामुदायिक संसाधनों का उपयोग किया जा सकता है। तो अब यहाँ पर इस चीज़ को हम देखते हैं कि सामुदायिक संसाधनों के करीब बच्चे को कैसे ले जाया जा सकता है या एक शिक्षण में इन सामुदायिक संसाधनों का उपयोग कैसे कर सकते हैं। तो इसके अलग अलग तरीके, क्योंकि हर सामुदायिक संसाधन एक ही विधि से उपयोग में नहीं लाया जा सकता है। किसी के बारे में अध्ययन करके जानकारी हासिल करके, किसी के बारे में सर्वे करके पता लगाया जा सकता है, तो किसी के बारे में प्रयोग करके पता लगाया जा सकता। कोई संसाधन ऐसा है कि जिसके बारे में दूसरों से बातचीत करके, दूसरों से उनसे जानकारी हासिल करके और हम उसके बारे में जानकारी को एकत्रित कर सकते हैं या बालक उसको सीख सकता है। तो ऐसा ही एक तरीका या एक विधि है, वह है प्रयोग विधि। कि प्रयोग कुछ ऐसे संसाधन होते हैं जिनका कि बालक स्वयं प्रयोग करके और उनके बारे में जानकारी हासिल कर सकता है। जैसे कि हमने बालक का एक विषय है उदाहरण के तौर पे कि मिट्टी के ये क्या मृदा की विशेषताओं के बारे में जैसे हम बालक को पढ़ाना चाह रहे हैं। अब यहाँ पर तो बोलकर हम बता सकते हैं, कुछ अनुभव बालक को है क्योंकि गांव जैसे ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं तो वो मिट्टी के बीच में ही सारा दिन उनके बीच में खेलना कूदना है, तो वो इसमें थोड़ी बहुत जानकारी रखते होंगे। लेकिन शहरी क्षेत्रों में जिन बच्चों का कि इस मिट्टी के बीच में एक खेल के मैदान में जितना उपयोग में आता है वैसा कहीं नहीं होता है, क्योंकि एक निश्चित है कि आजकल का वातावरण ही ऐसा हो चुका है कि बच्चे खेल के मैदानों तक भी नहीं पहुंचते। घरों में ही मोबाइल या ऐसे डिवाइसेस आ चुके हैं कि वहीं तक रहते हैं, तो उनको उसके बारे में विशेष जानकारी भी नहीं होती है, तो वो इस बारे में पता भी नहीं बता सकते। तो ऐसे में प्रयोग विधि एक ऐसा माध्यम है जिससे कि बालक उसके बारे में जानकारी को हासिल कर सकता है। जैसे माना कि एक हमने जैसे हमारा जो एक जैसे हम कह रहे हैं कि टॉपिक ले रहे हैं मृदा की विशेषता। अब इसमें हम जैसे ये समझना विशेषताएं अलग क्या विशेषताएं होती हैं, तो हम जैसे एक उसके गुण के बारे में बात करते हैं। तो जैसे कि विभिन्न प्रकार की मृदाओं में कौन सी मृदा है जो पानी ज़्यादा सोखती है, जैसे हमको ये चीज़ जाननी है, ठीक है ना। कौन सी मिट्टी पानी सोखती है, ठीक है ना। अब यहाँ पर इस चीज़ को समझने के लिए कि कौन सी मिट्टी ज़्यादा पानी सोखती है, तो इसको हम एक प्रयोग के माध्यम बच्चों को प्रयोग दे सकते हैं और बच्चे उस प्रयोग से अपने में बहुत सारे जो गुण हैं या बहुत सारे कौशल हैं उनका बालक में विकास हो सकता है। अब मिट्टी निश्चित है कि आपके सराउंडिंग में ही होगी, बच्चा ढूंढ कर लेकर आएगा। तो ये प्रयोग जैसे हम 5-6 चरणों में इस प्रयोग को पूरा करते हैं। जैसे पहला चरण है जिसके अंतर्गत यह है कि मिट्टी को ढूंढना, खोजना, लाना, है ना, मिट्टी को एकत्रित करना। अब जैसे अलग अलग प्रकार की मिट्टी, अब निश्चित है कहीं पर बच्चा बजरी लेकर आएगा, कहीं दोमट मिट्टी लेकर आएगा, कहीं चिकनी मिट्टी लेकर आएगा, वो अलग अलग मिट्टी को ढूंढेगा, पता उसके देखेगा और इकट्ठी करेगा। यहाँ पर शिक्षक जैसे हमने प्रयोग दिया बच्चे को कि कौन सी मिट्टी जो है वो ज़्यादा पानी को सोखती है, तो अब इस चीज़ का पता लगाने के लिए शिक्षक ने बच्चों को बोला बच्चे जाकर मिट्टी एकत्रित करके लेके आए। कक्षा में जब मिट्टी एकत्रित करके लाते हैं तो शिक्षक उस मिट्टी को देखेगा अवश्य, क्योंकि उसे अलग अलग तरह की मिट्टी की भिन्नता होना बहुत अनिवार्य है, तभी प्रयोग सफल होगा। एक ही जैसी मिट्टी अगर लेकर आ गए तो कई बार होता है कि प्रदूषण की वजह से मिट्टी का एक ही जैसी मिट्टी के 2 अलग अलग रंग हो सकते हैं। तो ऐसे में एक ही जैसी मिट्टी आ जाएगी तो परिणाम स्पष्ट या सही निकल कर नहीं आएंगे। इसीलिए शिक्षक जांच करेगा या शिक्षक के द्वारा जो यहाँ पर आकलन किया जाएगा वह किया जाएगा कि क्या बच्चे जो मिट्टी लाए हैं सभी में भिन्नता है या नहीं है। यहाँ पर जो बालक सीखेगा, इस जगह जो मिट्टी एकत्रित करना है, यहाँ पर जो बालक सीखेगा वो वस्तुओं की विभिन्नता को पहचानना सीखेगा, है ना।
वस्तुओं की विभिन्नता की पहचान सीखेगा। यानी कि वस्तुओं में भिन्नता होती है और इसको कैसे समझा जाता है या उसको कैसे देखना चाहिए, इस चीज़ को सीखेगा। कि शिक्षक इस भिन्नता को स्पष्ट करेगा कि इनमें क्या अंतर है, इस चीज़ को समझाएगा, जिससे कि वस्तुओं की भिन्नता को पहचानने के गुण का यहाँ पहले चरण में बालक का विकास होगा। दूसरा जो चरण है, दूसरा चरण है यहाँ पर वह है अनुमान लगाना। दूसरा चरण अनुमान लगाना, ठीक है ना। अब दूसरे चरण के अंतर्गत बालक अनुमान लगाएगा। हर बालक अपने क्योंकि शिक्षक पूछेगा कौन सी मिट्टी अधिक पानी सोखेगी, हर बच्चा अपने अनुकूल अपने हिसाब से उत्तर देगा। कोई किस मिट्टी को बताएगा कि ये मिट्टी ज़्यादा सोखेगी, कोई किसी मिट्टी को बताएगा कि ये मिट्टी ज़्यादा सोखेगी। अर्थात यहाँ पर बालक अनुमान लगाना सीखेगा कि कौन सा जो है मिट्टी अधिक पानी सोखेगी, या जो तत्व हम जो कार्य हम कर रहे हैं उसमें क्या परिणाम हो सकते हैं। ये एक अनुमान की जो है, या यूँ कहा जाए कि आकलन की योग्यता का यहाँ पर विकास होगा। इस जगह जो होगा वो अनुमान लगाना या किसी चीज़ को आकलन करना, है ना। आकलन की योग्यता का विकास होगा, क्योंकि यहाँ पर बालक आकलन करना सीखेगा कि जो मैं लाया हूँ वो सही है या नहीं है। तीसरा चरण जो है वो प्रयोग डिजाइन। तीसरा चरण प्रयोग डिजाइन, यानी कि अब कार्य कैसे करना है, किस तरह से स्टेप बाय स्टेप एक योजना तैयार करेगा कि क्या हम जैसे पूरा डिज़ाइन करेगा कि भाई मिट्टी को अलग अलग रखना है, क्योंकि कौन सी मिट्टी पानी ज़्यादा सोखेगी, इस चीज़ को जानने के लिए अनिवार्य है कि वह अलग अलग रखे। अब किस में रखना है, ऐसी चीज़ में रखना है जिससे कि वह बहकर बाहर आ सके। ऐसा नहीं कि उसी के अंदर समाता चले जाएगा तो हम पानी का नाप कर भी नहीं पाएंगे। इसीलिए अब बच्चा पहले ये तय करेगा कि हमको इस प्रयोग को करना कैसे, पूरी डिज़ाइन करेगा, कौन कौन से संसाधनों की आवश्यकता है, कौन से उपकरण की आवश्यकता है, कौन समूह कैसे विभाजित किए जाएंगे, एक तरह से पूरा कि कौन मिट्टी में पानी डालेगा, कौन पानी एकत्रित करेगा, कौन नापेगा, फिर कौन उसके बारे में लिखता चला जाएगा। ये सारी एक योजना का निर्माण होता है। इसीलिए एक प्रयोग डिज़ाइन करना है, अर्थात कि यहाँ पर विभिन्न विधाओं को मतलब इस तरह से उसकी पूरी जानकारी मतलब पूरा करेगा, यानी कि योजना निर्माण की क्षमता का विकास होगा। योजना बनाना सीखेगा, है ना। यहाँ पर जो बालक, अब देखिए प्रयोग एक है, अब उसमें बालक की अलग अलग क्षमताओं का विकास हो रहा है। जैसे कि पहले चरण में उसने मिट्टी एकत्रित की, अर्थात वस्तुओं की भिन्नता को पहचानने की क्षमता का विकास होगा। फिर दूसरे में आकलन करने की योग्यता का विकास होगा। तीसरे में योजना बनाना सीखेगा कि किस तरह से योजना बनाई जाती है, क्योंकि किसी भी कार्य की सफलता उसकी सफल योजना पर निर्भर होती है, सही योजना पर। तो ये योजना कैसे बनाई जाती है इसका, क्योंकि बालक योजना बनाएगा, शिक्षक उसकी योजना को सिर्फ देखेगा। फिर जहाँ आवश्यकता हुई कि हाँ यहाँ पर बच्चे कुछ गलत कर रहे हैं तो सुझाव दे सकता है कि आप इस काम को ऐसे नहीं ऐसे भी कर सकते। जैसे बच्चे कहेंगे हम एक एक डब्बे के अंदर मिट्टी डाल देंगे, तो मिट्टी अलग तो हो गई लेकिन पानी नापेंगे कैसे। तो शिक्षक कह सकता है कि डब्बे की बजाय अगर ट्रे में डालोगे तो वो पानी बहकर सामने आएगा, तो उसे आसानी से नापा जा सकेगा। तो ये चीज़ इस तरह से बालक को सुझाव, शिक्षक केवल सुझाव देगा, बाकी बालक स्वयं योजना का निर्माण करेगा। उसके बाद में चौथी जो आता है चरण, उसमें आता है क्रियान्वयन। चौथे चरण में क्रियान्वयन, यानी कि जो योजना बनाई है
जो डिज़ाइन तैयार किया अब उसका क्रियान्वयन करेगा कि जैसे ट्रे का अरेंज करना है, फिर पानी का अरेंज करना है, पानी को एकत्रित करने के लिए पात्रों का अरेंज करना है, फिर समूह निर्माण करना। हर व्यक्ति जिसको जो काम सौंपा गया है वह बिल्कुल अलर्ट होकर उस कार्य को करे और अपने प्रयोग को पूर्ण करने में आपस में एक दूसरे का सहयोग करें। यानी कि यहाँ पर फिर वो एक पूरी जैसे टेबल बनाएंगे कि मिट्टी हर चीज़ को, क्योंकि पानी डालना है और पानी एकत्रित करना है, यानी कि उसके बारे में पता लगाना। तो फिर जैसे पूरी ये ट्रे बनाई है ना, यहाँ पर मिट्टी का प्रकार का नाम, मतलब यहाँ लिखा कि मिट्टी में पानी डालना है ना। फिर बाद में जैसे चिकनी मिट्टी, दोमट मिट्टी और बजरी, ये तीनों इस तरह से। फिर पानी का माप है ना, तो जैसे चिकनी मिट्टी से कितना पानी निकला, दोमट मिट्टी से कितना निकला, बजरी से कितना निकला और किसने सबसे ज़्यादा सोखा, ये एक पूरी योजना के आधार पर पूरा फॉर्मेट तैयार करके और यह कहा जाए कि कार्य का क्रियान्वयन किया जाता है। यानी कि इसमें बालक में एक तो समझ को अभिव्यक्त करने का कौशल विकसित होता है, समझ की अभिव्यक्ति, ठीक है ना, का कौशल। यानी कि यहाँ पर जो कार्य बालक ने किया, जो डिजाइन बनाई उसके अकॉर्डिंग कार्य किया, कार्य करने पर अब जो बालक समझ पा रहा है उस समझ को अभिव्यक्त करना उसको, क्योंकि अब आप जैसे टेबल बनाया, टेबल के आधार पर उस चीज़ को अभिव्यक्त करने की क्षमता का विकास होना कि उस टेबल में वह जो चीज़ समझ में आ रही है उसको कैसे वो वहाँ पर लिखता चला जाएगा। इस चीज़ की अभिव्यक्ति का जो गुण है वह बालक सीख पाएगा, या यूँ कहा जाए कि उसमें अपनी समझ को अभिव्यक्त करने के कौशल का यहाँ पर विकास होगा। उसके बाद है निष्कर्ष तैयार करना। पांचवा जो चरण है, पांचवा चरण निष्कर्ष तैयार करना। यानी कि अब जो कुछ भी उसने नापा, प्रयोग किया, निकाला, अब जैसे इसके अंदर कितना पानी निकला, जैसे कौन सी बजरी में से कितना पानी निकला, दोमट मिट्टी से कितना निकला, चिकनी मिट्टी से कितना पानी बाहर निकला, या कौन सी मिट्टी जो सबसे ज़्यादा पानी सोखती है, जब ये चीज़ सामने आई तो बालक ने वो चीज़ एक निष्कर्ष निकालना सीखा कि इस आधार पर हम क्योंकि हमारा पहला ही प्रश्न कहता है कौन सी मिट्टी ज़्यादा पानी सोखती है, तो अब बालक निष्कर्ष रूप में कहेगा कि अमुक मिट्टी ज़्यादा पानी सोखती है। क्यों? इसमें कितना ग्लास, जैसे एक ग्लास, 2 ग्लास, 3 ग्लास जितना पानी डाला गया, बजरी ने कितना पानी बाहर वापस छोड़ा, दोमट मिट्टी ने कितना पानी वापस छोड़ दिया, चिकनी मिट्टी ने वापस कितना पानी छोड़ा या पूरा सोख लिया, ये सारी चीज़ें जो हैं वो स्पष्ट रूप से बालक लिखेगा, निष्कर्ष निकाल पाएगा कि हाँ इस तरह के परिणाम हमारे सामने आए हैं। तो यहाँ जब बालक निष्कर्ष निकालता है तो इस आधार पर उसमें जो है एक तरह से कहा जाए कि बच्चे में एक तो समझ पैदा होती है, चीज़ को समझना सीखता है, दूसरा कार्य क्या, अपने क्रिया का आकलन कर पाता है कि जो कार्य मैंने किया है वह सही किया है या नहीं किया, यानी कि अपने ही कार्य का आकलन करना वह सीखता है। फिर बाद में है व्याख्या करना सीखता है, यानी कि जो निष्कर्ष निकाला है उसकी व्याख्या का आकलन करता है कि वह सही ढंग से वो कैसे व्याख्या कर सके। फिर बाद में है निष्कर्ष तैयार करेगा, निष्कर्ष तैयार करना सीखेगा, यानी कि इसमें बालक में समझ का कौशल विकसित होगा, क्रिया के आकलन का कि जो कार्य है उसका आकलन करना चाहिए, यानी कि अपना मूल्यांकन करना सीखेगा, व्याख्या करना सीखेगा और निष्कर्ष निकालना सीखेगा। फिर छठा जो चरण है, छठे चरण के अंतर्गत प्रयोग के परिणाम, परिणाम की प्रस्तुति। अब यहाँ पर बालक जो परिणाम सामने आए उनको प्रस्तुत करेगा। अब प्रस्तुत करने के लिए क्या है, आपस में समूह, क्योंकि अलग अलग समूह बने हैं तो उन समूह आपस में एक दूसरे से प्रश्न करेंगे
और एक दूसरे के उत्तरों को सुनेंगे, उसमें सही क्या गलत क्या इस चीज़ को समझने का प्रयास करेंगे। यानी कि निष्कर्ष को प्रस्तुत जो उसने चरण में प्रयोग के परिणाम जो आए हैं उनको कि भाई हमने इस तरह से प्रयोग किया और हमारे ये परिणाम निकले। सामने वाला समूह आपसे प्रश्न करेगा, आप उसके उत्तर दोगे। तो यही चीज़ यहाँ पर अपने परिणामों को प्रस्तुत करता है बालक। दो समूह आपस में विचार विमर्श करके और परिणामों को प्रस्तुत करते हैं। जब परिणामों को प्रस्तुत करते हैं तो इससे बालक में जिस कौशल का विकास होता है वह है संप्रेषण का कौशल। संप्रेषण के गुण का विकास होता है, स्व आकलन होता है, ठीक है, स्व आकलन का विकास होता है और प्रयोग के चरणों का पुनः अवलोकन, यानी कि जो स्टेप है, यानी कि जब परिणाम प्रस्तुत किया जाता है तो उसमें पहली बात तो व्यक्ति को अपने स्वयं का आकलन करने का अवसर मिलता है, जो यहाँ पे भी है, क्योंकि बालक ने जो काम किया है उसे समझना, क्योंकि सामने वाले के परिणाम कुछ आ रहे हैं, आपके कुछ आ रहे हैं, तो समझने का अवसर मिलता है कि हमने कार्य कैसे किया है। क्योंकि उत्तर देने वाला जैसे उत्तर देता है तो उसमें समझ में आता है, जैसे निष्कर्ष को लिखने में कहीं कमी रह गई तो सामने वाले के उत्तर से समझ में आता है कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो यानी कि स्वयं का आकलन करने का अवसर मिलता है। दूसरा है संप्रेषण, क्योंकि एक दूसरे से बातचीत करना, प्रश्न करना, प्रश्नों के उत्तर देने की कला का यहाँ पर विकास होता है। और फिर बाद में एक और कि अपने किए गए कार्यों को स्टेप बाय स्टेप पुनः निरीक्षण करने का पूर्ण अवसर मिलता है। एक तरह से कहा जाए कि प्रयोग विधि के माध्यम से, एक बार ब्रीफ में वापस हम समझें कि प्रयोग के माध्यम 6 चरणों में बालक प्रयोग करता है। पहले मिट्टी इकट्ठी करता है, फिर बाद में उसमें अनुमान लगाता है कि कौन सी मिट्टी अधिक पानी सोखेगी, अनुमान लगाता है, फिर प्रयोग कैसे करना है इसकी पूरी योजना तैयार करता है, फिर उस योजना को क्रियान्वित करता है। क्रियान्वित करने के बाद निष्कर्ष निकालता है कि कौन सी मिट्टी ने ज़्यादा पानी सोखा और कौन सी मिट्टी ने नहीं, और फिर प्रयोग के परिणाम जो निकले हैं वो सबके सामने प्रस्तुत करने का प्रस्तुत करता है। तो इस तरह से अपना प्रयोग वो पूर्ण करता है, जिसमें कि उसमें जिन कौशलों का विकास होता है इस प्रयोग के माध्यम से, कि वस्तुओं की भिन्नता को समझ कैसे पहचानने को का कौशल प्राप्त होता है। फिर आकलन करने की योग्यता का विकास होता है, क्योंकि जब वह अनुमान लगाता है तो सही आकलन कैसे हो सकता है इस चीज़ को समझता है। फिर योजना बनाना सीखता है, फिर अपनी समझ को अभिव्यक्त करने का कौशल विकसित होता है कि जो मैं कर रहा हूँ वो किस तरह से अपनी जो उसे समझ में आ रहा है उसे कैसे अभिव्यक्त कर सकता है। क्योंकि कई बार होता है कि व्यक्ति समझ में तो आता है लेकिन उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। तो इसके माध्यम से बालक में इस एक्सप्लेनेशन के गुण का विकास होता है। फिर बाद में उसमें समझ की प्रक्रिया निर्मित होती है, क्रिया करने की का आकलन कर पाता है, जो निष्कर्ष जो निकाला उसकी व्याख्या करने जो व्याख्या की है उसका आकलन वो कर पाता है। फिर यहाँ पर अंतिम चरण एक और जो इसमें संप्रेषण की कला का विकास होता है और अपना स्वयं के आकलन करना और निष्कर्ष जो है अपनी पूरी योजना को पुनः निरीक्षण की जो कौशल है इसका विकास उसमें होता है। इस तरह से एक तरह से कहा जाए कि बालक में प्रयोग के माध्यम से किसी चीज़ को कैसे समझना या जाना जा सकता है, सीखा जा सकता है, इस गुण का विकास होता है। आशा करती हूँ कि मेरी आज की बात आपको समझ में आई होगी। इसी के आधार पर आपको प्रश्न करना है कि प्रयोग विधि द्वारा बालक में इसको अधिगम में प्रयोग विधि के प्रयोग विधि की उपयोगिता को समझाइए। ठीक है, अपनी बात को समाप्त करने से पहले कोविड-19 की इस महामारी के दौर में
अपने आप को सुरक्षित रखें। बहुत अधिक आवश्यकता होने पर घर से निकलें। घर से बाहर निकलते हैं तो 3 बातों का ध्यान रखें। मुंह पर मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।